हेलो। सो वेलकम टू अनदर सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉटनी। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एक्सेल 2025 का, और पीटी का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो इसी साल आईआईटी रुड़की ने लिया था। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हेलो हेलो, वेलकम। और ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मुझसे कभी भी किसी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप मुझसे जो है जुड़ना चाहते हैं, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आ, कि एमटेक कैसे आईआईटी दिल्ली से आप परस्यू कर सकते हैं, आपके पास गेट को क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डायरेक्टली। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरे व्यूअर्स काफी मुझे प्यार देते हैं, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, बेनिफिट मेरा भी है। मेरा बेनिफिट ये है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों का इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी चीज पे मेहनत करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बेसिक साइकोलॉजी है। लेकिन इसमें आप लोगों का भी बेनिफिट है। आप लोगों का बेनिफिट ये है कि मेरे पास वो क्रेडेंशियल्स है, मेरे पास वो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम्स दे रखे हैं। तो आप लोगों को एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड इंसान से पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी ज्यादा आपका आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपका केवल एक लाइक शेयर या सब्सक्राइब जा रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की हेल्प कर दे, किसी की मदद कर दे। तो ये एक बात है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। और अगर आपको इस वीडियो में कमियां लगती हैं, जो कि होंगी आगे, तो भी वो भी बताइए कि हमें ये चीज पसंद नहीं आई, ये आपने गलत पढ़ा है, या आपने सही नहीं पढ़ाया, हमें ये अच्छा नहीं लगा, तो वो भी बताइए। ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा एक गैप आया था, मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपना प्यार बरकरार रखा। वो गैप इसलिए आया था क्योंकि मैं अपनी एमटेक की डिग्री फिनिश कर रहा था। दैट्स इट। तो इस वजह से वो गैप्स आए, बट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव। पहला सवाल नॉलेज बेस्ड है। कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सवाल अक्सर एक या दो पूछे ही जाते हैं। तो मतलब यही है कि ये सवाल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, तुक्का नहीं लगा सकते, लगाना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अपने नेगेटिव नंबर क्यों कमाए। तो ये इसका आंसर है। ये आंसर भी मैंने नेट से ही निकाला है। ठीक है। तो ये चीज है। और बाकी देख लीजिएगा आप। ठीक है। जो आंसर आपके इसमें दे रखा है वो बिल्कुल सही है, जो की में दे रखा है वही आंसर सही है, उसी आंसर के बेसिस पे ये बनाया है मैंने। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। तो which of the following mature cell types is alive but usually lack nucleus? तो जैसे ह्यूमंस के केस में आरबीसी जो है न्यूक्लियस लैक करती हैं, राइट। क्यों लैक करती हैं? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो स्पेस जनरेट करती हैं, स्पेस क्रिएट करती हैं। और न्यूक्लियस और इनफैक्ट बहुत सारे जो है चीजें को, बहुत सारे ऑर्गेनल्स को जो है लैक करती हैं। उसी तरह प्लांट्स में भी ऐसा होता है। तो प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है सीव एलिमेंट्स में। ठीक है। सीव एलिमेंट्स के साथ एक कंपेनियन सेल होती है। कंपेनियन सेल, उसका नाम कंपेनियन इसीलिए है क्योंकि वो कंपेनियन की तरह, एक साथी की तरह सीव एलिमेंट्स की हेल्प करती है। ठीक है। तो न्यूक्लियर के रिगार्डिंग जो भी कुछ कम्युनिकेशन चाहिए होता है, वो कंपेनियन सेल्स के थ्रू ही सीव एलिमेंट्स तक पहुंचता है। तो अगर आप देखें तो ये टेज एंड जिकलर की किताब से मैंने ये स्क्रिप्ट उठाई है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल सीव एलिमेंट्स, एक सेकेंड में पॉइंटर लगा देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल सीव एलिमेंट्स लूज देयर न्यूक्लियाई एंड टोनोप्लास्ट during development. Microfilaments, microtubules, Golgi bodies, ribosomes are all absent from the mature cells. In addition to plasma membrane organelles that are retained include show somewhat modified mitochondria, plastic and smooth. This, yes, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सी एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, और ये स्मार्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो आंसर है वो बी है। ठीक है, ये आपने अक्सर जो छोटी अपनी क्लासेस हैं, शायद फिफ्थ में, फोर्थ में, या सिक्स सेवेंथ में पढ़ा होगा, मतलब हाई स्कूल 10th तक के क्लासेस में आपने ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े होंगे, राइट? याद होंगे आपको। तो उसमें पिचर प्लांट भी आता है, सनड्यू भी आता है, वीनस फ्लाईट्रैप भी आता है। और जनरली जनरली ऐसा देखा गया है कि इन सब में लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो P का भी वन है, Q का भी वन है, R का भी वन है, और S का भी वन है। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका हल्का सा फोकस हटा एंड यू विल मिस इट। ठीक है, इसीलिए बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा भी है, बहुत स्मार्टली डिजाइन है ये क्वेश्चन। हैट्स ऑफ टू एग्जामिनर। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं एक एक करके आपको स्लाइड दिखाता जा रहा हूँ 10-10 सेकंड के लिए। आपको और ज्यादा लंबा देखना है तो आप पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, दूसरी स्लाइड है। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हालांकि विकिपीडिया है, विकिपीडिया ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट इतना कंडेंस मैटर के लिए मुझे इससे अच्छा वो मिला नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following commercially important carbohydrates is naturally produced only by the members of plant kingdom? इंपॉर्टेंट सवाल। 2 मिनट सोचिए, 2 मिनट क्या मतलब 1 मिनट सोचिए थोड़ा इसके बारे में, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करो। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए पेक्टिन, बी। बी, पेक्टिन। सेल्यूलोज आपके अक्सर प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं। काइटिन आपकी फंगल, जो फंगस की सेल वॉल होती है, और इंसेक्ट्स में भी काइटिन पाया जाता है। और स्टार्च तो ठीक है, स्टार्च तो कोई बहुत ऐसी चीज नहीं जो प्लांट्स ही बनाते हैं, स्टार्च और भी बहुत सारी चीजें बनाती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्टार्च बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो जो पेक्टिन है वो एक्सक्लूसिवली प्लांट्स ही बना। ठीक है, पेक्टिन ने बहुत ही बायोकम्पेटेबल अच्छा मटेरियल है। एंड जो लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं वो पेक्टिन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल माना जाता है बहुत सारी चीजों के लिए। वो कभी बाद का डिस्कशन है, पर फिलहाल के लिए पेक्टिन एक्सक्लूसिवली प्लांट्स ही बनाते हैं। बाकी सेलुलोज और ये काइटिन और स्टार्च जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ओके, ये पेक्टिन का एक स्ट्रक्चर है, पुरानी किताब है प्लांट बायोकेमिस्ट्री की, अ, उससे ये मैंने स्ट्रक्चर उठाया है। हालांकि ये स्ट्रक्चर आना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, अगर कभी आ जाता है तो यू कैन एक्चुअली। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पेक्टिन का एक्चुअल कंपोजिशन तो शायद ना पूछा जाए, और क्योंकि थोड़ा पेचीदा है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। ठीक है, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कैल्शियम जो है पेक्टिन के उसके साथ मॉलिक्यूल्स के साथ ब्रिज करता है। कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम पेक्टेट अगर आपने अक्सर सुना होगा, तो कैल्शियम का पेक्टेट के साथ, पेक्टिन के साथ इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसोसिएटेड विद पेक्टिन, तो कैल्शियम आ सकते हैं। ठीक है, ओके। Which of the following agents causes a necrotic red spot diseases in the stone fruits? Okay, प्लांट पैथोलॉजी का टिपिकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको याद ही करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली इनका कोई लॉजिक नहीं है। टेबल्स हैं, मैंने कुछ फिगर्स डाले हैं, मैंने कुछ सोर्सेस डाले हैं, बट अगेन ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा
इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से क्या हो सकता है, तो ये काफी एक जिसे कहते हैं एक काफी डीप टॉपिक है और एक काफी मतलब जिसे कहते हैं याद करने वाला टॉपिक है। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक का यूज है नहीं। क्विक बनाई जा सकती है लेकिन लॉजिक ज्यादा यूज नहीं होता। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, वायरस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए। प्लांट डिसीज कॉज बाय वायरस, ये मैंने प्लांट पैथोलॉजी की किताब से उठाया है, मैं रेफरेंस भी डाल दूंगा। और ये रहा रेफरेंस इसका, आगे ही अगले ही स्लाइड में आपको रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्लांट जो पैथोलॉजी का जो ये है, इसमें देखिए आप, तो ये देखिए ये प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, प्रूनस, राइट। प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट जो है ये वायरसेस के थ्रू होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो आपको कॉमनली डिसीजेस वायरस के थ्रू मिल जाएंगी। वायरस के साथ साथ मैंने प्रोकैरियोट्स के साथ भी डाला है, जैसे सेप्टोमाइसिस ये करते हैं, ज़ेंथोमोनास ये करता है, स्यूडोमोनास ये करता है, एरवीनिया ये करता है, क्लेवीबैक्टर राइट, एग्रोबैक्टीरियम ये करता है। और इसको भी पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से डिसीजेस कॉज बाय फंगाई। ठीक है, तो जाइगोमाइसिटीज कौन से करते हैं, ओमाइसिटीज कौन से करते हैं, मिक्सोमाइसिटीज। उसके बाद ये जितने भी आपके फंगस के टाइप्स होते हैं, राइट, ये कौन कौन से जो है डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो ये थोड़े से प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर, अगर आप ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कभी कभार ये प्लांट पैथोलॉजी के डायरेक्ट सवाल आते हैं। और CSIR का भी कभी कभार ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर एक आइडिया है तो अच्छा है, इंफॉर्मेशन तो जितनी हो जाए उतना कम, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये प्लांट पैथोलॉजी का सवाल है, बट ये थोड़ा सा आसान सवाल है रिलेटिवली। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, हेरी रूट डिसीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस नहीं, एग्रोबैक्टीरियम राइजो, जो राइजोजियंस होता है उससे जो है हेरी रूट डिसीज होती है, इससे क्राउन गॉल डिसीज होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन से। ये तो सबको पता भी होगा, राइट। अगर आप लोगों ने प्लांट बायोटेक पढ़ा है, अगर आप लोगों ने टी प्लांट पढ़ा है, तो आपको ये पता हो। लूज स्मट ऑफ barley is caused by Styliconuda. Okay. Stem rest of grape is caused by Plasmopara viticola, and fire blight in pear is caused by Erwinia amylovora. Okay. तो इसका बी और डी स्टेटमेंट ठीक है। ये देखिए, जो आप प्लाज्मो पोरा पारा, प्लाज्मोपारा विटिकोला है, ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप ग्रेप कराते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो लूज स्मट ऑफ सीरियल्स में अगर आप देखें तो लूज स्मट कॉज्ड बाय द स्टिलागोन्यूडा और इन्फेक्ट सेवरल हेड्स ऑफ बार्ले। ठीक है, तो स्टिलागोन्यूडा जो है लूज स्मट बार्ले का कराता है, वो स्टेटमेंट ठीक था। इसी तरह से इरविनिया एमाइलोगोरा जो है वो ब्लाइट ऑफ पियर कराता है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक है, तो ये कुछ और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस अगेन क्राउन कॉल कराता है, जो कि आपको पता होगा। राउस्टोलिया का जो पौधा होता है वो बैक्टीरियल ब्लाइट विल्ट कराता है सोलोनेसियस में। ठीक है, और तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो आई होप दैट मेक्स सेंस नाउ। ठीक है, और तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से याद होनी चाहिए, इसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है मैच द कॉलम में काम आ जाए। या अगर आता है तो फ्री के नंबर है, नहीं आता है तो अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि नंबर कटते भी हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिला मुझे, लेकिन ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट कोई आंसर नहीं मिला मुझे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
molecular approaches that can be used to completely knock out the target gene in plants. ठीक है, homologous recombination, CRISPR-Cas9, anti-RNA sense और activation tagging. अब देखिए C और D तो नहीं होगा. एंटीसेंस आरएनए टेक्निक जो होती है वो जीन साइलेंसिंग का काम करती है, वो जीन नॉकआउट का काम नहीं करती. ठीक है, एक्टिवेशन टैगिंग, नाम में ही एक्टिवेशन है, यानी आप किसी चीज को एक्टिवेट करा रहे हैं. ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस9 का आप बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में देख रहे होंगे. साइंस के अभी नोबेल प्राइज में मिला है इसे 2020 में, रिसेंटली मिला, अभी 4 साल 5 साल पुरानी बात है. तो क्रिस्पर कैस9 जो है वो जीन एडिटिंग के काम आता है, जबरदस्त जीन एडिटिंग के काम आता है. और गाइड आरएनए बनता है, वो एक पर्टिकुलर उससे प्रोमोटर उससे जाके बाइंड करता है और जो है डिलीट कर देता है. उसी तरह से होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी होता है. तो ए और बी इसका आंसर होगा. बाकी इसको और डेप्थ में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए ये दो आंसर्स हैं आपके पास. ठीक है, तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और क्रिस्पर कैस9. रिमेंबर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें दो आंसर सही होंगे, यानी अगर आप एक आंसर देंगे तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा, और अगर आप सही नंबर ऑफ आंसर्स को ही पिक करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ये बात याद रखिएगा. नॉकआउट की बात कर रही है, साइलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एंटीसेंस आरएनए टेक्निक नहीं होगा. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने चूक करी तो यू कैन एक्चुअली गेट 0 in this question. ठीक है, an egg cell of a diploid species has 10 chromosomes. The expected number of chromosomes is the double trisomic somatic cell of this species. egg cell अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कैसी होती है, सोच के बताइए. आंसर तो मैंने सॉल्व कर ही रखा है, 2 मिनट इस पे दिमाग लगाइए. ओके, तो एक्सेल ज्यादातर हैप्लॉइड होती है. ठीक है, देखिए एक्सेल हैप्लॉइड होती है, एन 10 दे रखा है, तो डिप्लॉयड कंडीशन में 20 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. डबल ट्राइसोमिक का मतलब क्या है, 2n+1+1, ट्राइसोमिक 2 बार. ठीक है, डबल ट्राइसोमिक, तो 2n+2 यानी 22 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल, क्लिक करना चाहिए. एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में, कभी कभार क्या होता है कि सवाल बहुत आसान होता है, हमने प्रैक्टिस भी किया होता है, हमें उसका कंसेप्ट भी पता होता है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर की वजह से टेंशन की वजह से हमारा वो सवाल गलत हो जाता है. इट्स कंप्लीटली ओके टू फील एंशियस ड्यूरिंग एग्जाम्स, लेकिन उस एंशियसनेस को, उस घबराहट को कम करने के लिए व्हाट कैन यू डू. ठीक है, आप अपने आप को मॉक पेपर दीजिए. आप सीरियसली 3 घंटे बैठ के मॉक पेपर दीजिए. अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए. ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जब आप मॉक पेपर देंगे, जब आप सीरियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, टाइम बाउंड लगाएंगे, आप मॉक पेपर देना चाहते हैं मॉक पेपर दीजिए. आप नहीं तो फिर आप पुराने पेपर उठाइए और पुराने पेपर 3 घंटे लगा कर देखिए. आंसर की सबके अवेलेबल है, सोल्यूशन सबके अवेलेबल है, इंटरनेट लगभग सबके पास है. तो इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, मॉक पेपर लगाइए, आंसर्स चेक करिए, और एक जिसे कहते हैं ऑनेस्ट अपना एक वो व्यू बना के चलिए. अगेन, चूंकि हमसे डबल ट्राइसोमिक की बात की गई है, तो डिप्लॉयड की बात की गई है, तो एक्सेल हैप्लॉयड होते हैं, तो एक्सेल में 10 क्रोमोसोम से, डिप्लॉयड में 20 हो जाएंगे, और डबल ट्राइसोमिक में 22 हो जाएंगे, 22 क्रोमोसोम हो जाएंगे. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगेन अगेन मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि ये सवाल आपका एनसीईआरटी, जो सबसे बेसिक किताब होती है 11th और 12th की, उससे ये सवाल पूछा गया है. मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा. पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़िए. ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है ये सवाल. इस सवाल को पढ़िए, आपको समझ आएगा.
ओके, अब आप पॉज करके अगर आपको और टाइम चाहिए तो और टाइम अब आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्प्रूवन बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कह रही है कि CO2 इन द प्रेजेंस H2A, यानी A यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेयर H2A is a generalized electron donor, produces CH2O यानी कार्बोहाइड्रेट H2O and 2A। इसके कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन जो आता है वो CO2 की प्रेजेंस में आता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, पहले तो ये बताइए। ऑक्सीजन का सोर्स CO2 नहीं होता है। ऑक्सीजन का सोर्स होता है H2O। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, याद आ रहा है कुछ जेड स्कीम वगैरह? हाँ, अब देखिए एनसीईआरटी का डायरेक्ट, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड H2O2, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोड्यूसेस दिस एंड दिस। ध्यान से पढ़ेंगे। In green plants, H2O is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen. Some organisms do not release oxygen during photosynthesis. When H2O is hydrogen sulfide instead is the hydrogen donor. For purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. Hence, he inferred that oxygen evolved by green plant come from H2O2 and not from carbon dioxide. Carolus Van Neel, whose based his study on purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from the suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. NCERT क्लास 11th, अगर आप एक्सेल के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th 12th में बायो तो ली होगी। लाइफ साइंसेस के अक्सर बच्चे वही करते हैं जिनके पास 11th 12th में बायो होती है, राइट? राइट, आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी से कंसेप्ट उठाया जाता है। मैंने बायोकेमिस्ट्री वाले सेशन में भी बताया था, आयनिक इक्विलिब्रियम pKa माइनस log Ka वाला सवाल जो था, ये डायरेक्ट सवाल ये आ गया। इससे पहले CSIR वाले सेशन में भी मैंने आपको एनिमल किंगडम से, सॉरी प्लांट किंगडम से नहीं, एनिमल किंगडम से डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल दिखाया था, ठीक है। एनसीईआरटी से भी सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट, बशर्ते कितना पढ़े और क्या पढ़े, उसकी ट्रिक और स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस कर। ओके, सो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ डिप्लॉयड प्लांट स्पीशीज with the cells in the epidermis always divided in the anticlinal orientation. If once a cell within the central zone of the SAM spontaneously become tetraploid, which of the following cellular arrangements would be most likely observed in the meristem is examined at an adult stage, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे कंसिडर करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। शो टिपिकल मेरिस्टेम में जो 3 लेयर्स होती हैं, L1, L2 और L3, उसमें जो L1 आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, L1 और L2 का जो काम होता है वो एंटीक्लिनल फैशन में डिवाइड करती है, ठीक है। इसको हम एक तरह से कॉर्पस ट्यूनिका मॉडल भी कहते हैं। बहुत आराम से डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको ओवरव्यू की तरह से मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, और इसको समझिए। तो एसएम की जो 3 लेयर्स हैं वो L1, L2 एंड L3 हैं। अगर एक लेयर जो है टेट्राप्लॉइड होती है
तो L1 ही केवल टेट्राप्लॉइड रहेगी और वही जो है बाकी ज्यादा लेयर्स को बनाएगी। तो मैनी टेट्राप्लॉइड एपिडर्मल लेयर्स जो है बन जाएंगी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये रीजन, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जस्ट अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स काफी रिजिड रहती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल्स काफी रिजिड रहती हैं। चूंकि रिजिड रहती हैं तो वो मूवमेंट नहीं कर पाती, मतलब वो उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हैं कि वो प्लॉइडे इफेक्ट कर दे दूसरी लेयर या तीसरी लेयर की। तो L1 के अंदर ही जो प्लॉइडी का डिफरेंशिएशन हो रहा है वही होगा। तो L1 की सेल्स अगर टेट्राप्लॉइड हो गई हैं तो वो L1 के अंदर ही रहेंगी, लेकिन सिर्फ एपिडर्मस की सेल्स की ही टेट्राप्लॉइड कंडीशन में आएंगी। तो ये अभी इसका एक बेसिक सा आंसर है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने इसका एक बहुत ही एक रफ एक बेसिक सा आंसर बताया है, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मैं करूंगा इसको एक्सप्लेन अपने आने वाले सेशंस में। ओके, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो अब इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्या ये सवाल तो देखते ही हो जाना चाहिए दोस्त? ये सवाल तो देखते ही हो जाना चाहिए। इस सवाल में भी, और ये सवाल है भी 2 नंबर का। फ्री के 2 नंबर है, फ्री के। एक एक दो दो नंबर पे कट ऑफ चेंज हो जाती है, रैंक आ जाती है एक एक दो दो नंबर पे। कुछ नहीं पता, एक चीज तो पता है कि C4 साइकिल, एक सेकेंड पॉइंटर, C4 साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट बनता है कि नहीं बनता? हाँ, और शुगर केन क्या C4 साइकिल का एग्जाम्पल है? तो Q का 3 का P, Q का 3 का P केवल एक में दे रखा है, A में। आगे बढ़ो, मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, C4 साइकिल ऑक्जेलो एसीटेट बनता है कि नहीं बनता? पढ़ना, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। Q का 3 का B, शुगर केन। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। कैम है, कैम में तुम्हारा पाइनएप्पल आ रहा है, वनीला आ रहा है, अगेव आ रहा है, कैक्टाई आ रहा है, ये सारे कैम के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें शायद पाइनएप्पल दे रखा था, पाइनएप्पल पूछा था। ये तुम्हारी पूरी C2 साइकिल है। ठीक है, टेइस एंड ज़ेगलर की किताब से उठाया है मैंने ये अगेन पूरा का पूरा तुम्हारा C2 साइकिल का पूरा वो है, डिस्क्रिप्शन है। C2 साइकिल पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, राइट। उसके बाद हैच एंड स्लैक वाली साइकिल, C4 पाथवे। ठीक है, और उसके बाद ये C3 और C4 पाथवे में, ये देखो शुगर केन, सोरगम, मेस किस में आते हैं? C4 प्लांट में आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगेन ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल पे 2 मिनट सोचो। ये ऐसे सवाल पार्ट सी में आते हैं, CSIR में। सिंपल एनालिटिकल सवाल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है सवाल। बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ये सवाल। 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, 1 मिनट देख लिया, सोच लिया। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो एग्जाम टाइम में जबरदस्ती अटेंड नहीं करेंगे, नेगेटिव में नहीं लेके आएंगे मार्क्स। ठीक है, समझा? तो ओके, देखो कंडीशंस दे रखी हैं।
ए जब नॉर्मल है और बी जब नॉर्मल है दोनों केसेस में, तो फ्लावरिंग जो है 30 डेज में हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये रखिए कि ए को हमने म्यूटेंट कर दिया, तो उससे बी का लेवल इंक्रीज हो गया और फ्लावरिंग भी 15 डेज में हो गई। तीसरे केस में जो आपका टॉप राइट कॉर्नर पे है, उसमें बी म्यूटेंट है और ए जो है नॉर्मल केस है, ठीक है। फ्लावरिंग हो गई 60 डेज में। और चौथे में आपका ए जो है म्यूटेंट है और बी भी म्यूटेंट है 60 डेज में। यानी जो ये वाला केस है, बी वाला सी वाला केस है और ये वाला केस है, ये सिमिलर केसेस है। इससे क्या समझ में आ रहा है? यानी ए जब म्यूटेंट है तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, सोचो ऐसा कुछ हो रहा होगा जो फ्लावरिंग को इंक्रीज कर रहा है, उसके ड्यूरेशन को कम कर। साथ में साथ ए के घटते ही बी बढ़ जाता है, यानी ए और बी में नेगेटिव इंटरेक्शन है। मोर स्पेसिफिकली ए इज नेगेटिवली इंटरेक्टिंग विद बी, ठीक है। ए ने बी को 15 दिन के लिए रोक के रखा था, तभी फ्लावरिंग 30 दिन में हो रही थी वाइल्ड टाइप में। जैसे ही ए को हटाया, जैसे ही ए का म्यूटेंट वर्जन आया, बी का लेवल पहली बात तो इंक्रीज हो गया, दूसरी बात फ्लावरिंग 15 डेज में हो गई। जैसे ही बी जैसे ही बी हटा दिया गया, जो है फ्लावरिंग को नॉर्मली होने में 60 दिन लगे। नॉर्मली 30 लगते थे, अभी 60 लगे। और जब दोनों ही म्यूटेंट हो गए तो 60 लग गए। यानी ए और बी के अलावा भी कोई मैकेनिज्म चल रही होगी, लेकिन वो लेट रिस्पॉन्स करेगी। जब ए और बी दोनों इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो कोई और मैकेनिज्म के थ्रू फ्लावरिंग हो रही होगी, क्योंकि फ्लावरिंग तो हो रही है पर टाइम लग। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि ए जो है बी को इनिबिट कर रहा है और बी जो है प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग। अक्सर किताबों में इनिबिशन का साइन जो है ऐसे एक लाइन स्ट्रेच करके एक ऐसा वर्टिकल बार खींचा जाता है, और जो प्रमोशन का साइन होता है उसमें एरो डायरेक्ट दिखा दिया जाता है, प्लस और माइनस से भी इंडिकेट करते हैं, राइट। तो ये एक तरीका है समझने का। समझ आया? नॉर्मल केसेस में दोनों 30 दिन में फ्लावरिंग दे रहे हैं। ए म्यूटेंट है, बी का लेवल इंक्रीज होना है, यानी ए किसी तरह से बी को इंक्रीज कर रहा है, ये हटा दो। ये कुछ कुछ वैसा है एपोप्टोसिस वाला, सेट 9 सेट 3 सेट 4, याद आया? हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ वैसा है, ठीक है। प्रमोट कर दिया फ्लावरिंग भी, वो हो गया 60 दिनों में फ्लावरिंग हो रही है। इससे 3 कंक्लूजन्स निकले जा सकते हैं, हालांकि गेट में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा है। इससे 3 कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि नॉर्मल केस में ए जो है वो बी को रोक के रख रहा है फॉर 15 डेज। दूसरा कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ए जो है ए जो बी तुम्हारा जो जब म्यूटेंट केस में है और ए जब नॉर्मल है और बी जब म्यूटेंट है और ए भी म्यूटेंट है, यानी किसी और रेगुलेटरी पाथवेज की तरफ से फ्लावरिंग फिर भी हो रही है, हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये दो कंक्लूजन्स, मेजर कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, और ये वाला कंक्लूजन जो है कि ए इनहिबिट कर रहा है बी को और बी प्रमोट करता है फ्लावरिंग, ये तो है ही, ठीक है। क्वेश्चन से देख लेना कि इसका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है। तरीका ये है, समझ लो। आगे चलिए। ओके, अगेन रटने वाला सवाल है, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। एक चीज है जो हम आराम से कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हैं? ठीक है, रटने वाला सवाल है, तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रट लो भाई। मैंने रटा था अपने टाइम पे, तुम भी रट लो। अगर भैया अगर सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, गेट का पेपर निकालना है, CSIR निकालना है, तो रटना तो पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इनका। मुझे नहीं लगता कि, मतलब यार तुम अगर साइंटिस्ट बनाना चाहते हो ना, तो तुम्हें फैक्चुअल सवाल, फैक्चुअल यार, दो की दबाओ यार, एंटर एंटर करो, खामखा में फैक्ट क्यों रटवाते हो?
वो ठीक है, रटवाते रटवाते क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है, लोग बायो को रटने वाला सब्जेक्ट ही बनाते हैं, एनालिटिकल बनाते ही नहीं है उसका पेपर। खैर, डिस्कशन फॉर अनदर डे, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज अगेन समथिंग दैट यू मस्ट नो। बहुत बेसिक सा सवाल है, और एक से इसका एक ही ऑप्शन से इसका सारे सवाल हो जाएंगे। तुम्हें और कुछ जानने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन पता होना चाहिए, हिंट है एस। तुम्हें एगेमस के बारे में पता होना चाहिए। एगेमस एक ऑर्गेन आइडेंटिटी फ्लावर है, एस का 1 हो जाएगा, सीधा सी ऑप्शन है। देखते ही टिक मारो, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इसके दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट्स का भी दे रखा है मैंने, शॉर्ट रूट का भी, स्क्वायर कोड का भी दे रखा है। ये मैंने उसका दे रखा है, एगेमस पिस्टिलाटा है, ए पेटिलेटा 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन समथिंग दैट यू मस्ट नो, कोई लॉजिक नहीं है इसका, बट हाँ पता होना चाहिए, फैक्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल आएंगे तुम्हें, कम से कम 5 से 6 सवाल पूरे पेपर में ऐसे मिलेंगे सर। अब यही है प्रॉब्लम कि रटने वाले सवाल आते हैं बायोलॉजी में। आने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बोल सकता हूँ, मतलब ठीक है, आते हैं तो आते हैं, क्या किया जा सकता है। तो 5 इनोल शिकमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्लायोफोजेट इसका वो होता है। उसके बाद डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज मेथॉक्सीलेट होता है। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज सब पढ़ते, कैनामाइसिन G418 वाला जो कंसेप्ट आता है। एक ही बचता है, बायालाफॉस, और ये इसका है फॉस्फो आइनोट्रिसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज सॉरी। ये इसका रिलेटिव कंटेंट है। ESPS का है ग्लायोफोसेट, और ये है G418, और ये नियोमाइसिन केनामाइसिन का है, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज। और इसके बाद है ये तुम्हारा DHFR जीन, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज मेथॉक्सीलेट। ठीक है, 3 का बता दिया, एक चौथा मिल जाएगा तुम्हें। ओके, पॉज करके देख लेना, आगे आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। नाउ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें अक्सर लोग एक चीज मिस कर देते हैं। वो चीज मिस नहीं करोगे तो ये सवाल बहुत आसान भी है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस सवाल। सीक्वेंशियल रिएक्शन पूछ रहा है तुमसे, इलेक्ट्रॉन्स का NADH से ऑक्सीजन की तरफ कैसे जाता है, कैसे जाता है? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे जाता है। देखो, NADH, NADH से यूबिक्विनोन, सक्सिनेट, सक्सिनेट से जाता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 से FO FN। ठीक है, टेज एंड जिगलर मस्त किताब। दूसरा, NADH से ये तुम्हारा गया यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से AOX, ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज अगेन लेनिंजर के थ्रू एक आता है कि साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन होता है, और इसमें दिखाया जाता है कि ये देखिए, plus one electron enter the alternative respiratory pathway through the rotenone insensitive NADH dehydrogenase, the external NADH dehydrogenase or succinate dehydrogenase, and pass to oxygen via cyanide resistant alternative oxidase. Energy is not conserved as ATP but released as heat। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। दोनों मैंने डायग्राम्स दिखा दिए हैं, पता होना चाहिए, एक टाइसन जिगलर से है, एक लेनिंजर से है। ओके, अगेन बहुत आसान सा सवाल है, चूक नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट है, चूक नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट है।
Rabbits are introduced in an isolated grassland for the first time. Which of the following growth curves are theoretically possible over time? सीधा लॉजिक कहता है एक टाइम तक इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज कर सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के थ्रू. एक टाइम तक बड़े बड़े भी स्टेबल हो गए अगेन कंपटीशन के थ्रू, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के थ्रू. और इनमें थोड़ा बहुत कभी इंक्रीज हुए कभी डिक्रीज हुए कभी इंक्रीज हुए कभी डिक्रीज हुए लेकिन मोर और लेस कांस्टेंट रहे. तो पी सही है, क्यू सही है और एस सही है. ए सही है, बी सही है और डी सही है. कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं करते रहेंगे. सैचुरेशन काइनेटिक्स आएगी. सिग्मोइडल कर्व होता है. कैरिंग कैपेसिटी अगर पढ़ा हो, याद आ रहा हो, इकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी का कंसेप्ट है थोड़ा. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है और होता है. इंट्रा, सॉरी इंटर नहीं इंट्रा, क्योंकि एक ही रैबिट की स्पीशीज है. ठीक है, तो पी होगा, क्यू होगा और एस होगा. ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं. Which of the following reactions in plants is catalyzed by malic enzyme? 2 मिनट सोचो इसके बारे में. ठीक है, तो सवाल आपने देख लिया. अब देखिए कि मैलेट जो मैलिक एंजाइम होता है NAD प्लस मैलिक डिहाइड्रोजिनेस मैलिक एंजाइम जो होता है वो क्या क्या करता है. ठीक है, ये आपका NADP मैलिक एंजाइम है. मैलिक एसिड को मैलेट के थ्रू पायरुवेट में चेंज करता है. ठीक है, उस तरह से ये जो आपका बंडल शीट सेल में मैलिक एंजाइम होता है ये मैलेट से पायरुवेट चेंज करता है. केल्विन साइकिल में ये CO2 चला जाता है एंड NADP प्लस यूज होके NADPH बनाता है. नेक्स्ट जो मैलिक एंजाइम है मैलेट प्लस NADP पायरुवेट CO2 NADPH. ठीक है, अगेन मैलिक एंजाइम NAD और NADH बनाता है. यानी कि ये NADH भी बनाता है NAD का इस्तेमाल करके और NADPH भी बनाता है. करेक्ट ऑप्शंस विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. अगेन मैं ये क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहा हूं एक विजन देने के लिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स काफी स्कोरिंग है, और उसके बाद हम डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस भी करेंगे. सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे. और इसके बाद जो है आप आज का सेशन यहीं क्लोज करेंगे. ठीक है, ओके. देखिए आपसे पहले कंडीशन कह रखी है होमोजाइगस टॉल एंड रेड. ठीक है, होमोजाइगस डॉर्फ एंड वाइट. F1 जनरेशन में यही केस आएगा. F2 जनरेशन में 4 गैमीट्स बनेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ. इसी तरह से आपका होमोजाइगस रेड, हेट्रोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट. होमोजाइगस टॉल कैसे बनेगा? 1/3. 1/3 कैसे? जो सर्किल है वही होमोजाइगस टॉल है. नंबर ऑफ टॉल कितने हैं? 3, क्योंकि इनटू डॉर्फ. ठीक है,
तो 3 में से एक होमोजाइगस टॉल है, बाकी तो हेट्रोजाइगस टॉल। तो 1/3 इंटू रेड कितने केसेस में बन सकता है? 3 आउट ऑफ 4। तो जब आप इसको एंड की प्रोबेबिलिटी से हम जब उसमें पढ़ते हैं तो एंड की प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई करते हैं, और की प्रोबेबिलिटी में हम ऐड करते हैं, एंड की प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे तो इसका आंसर 0.25 आएगा। आपका आंसर 0.24 से 0.26 के बीच में आपकी गेट के एग्जामिनेशन में दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले सेशन में। ओके, तो इसी के साथ हमारा बॉटनी का सेशन, तो जैसा कि हम लोग लास्ट अपनी स्लाइड पर पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपसे नए सेशन में मुलाकात होगी जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करेंगे। एंजॉय करिए अपनी प्रिपरेशन को। थैंक यू वंस अगेन GTWS टीम के साथ जुड़ने के लिए, भरोसा करने के लिए। लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज आपको लग रहा है कि नहीं ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गई, नहीं, कुछ नहीं होता है। मेहनत करिए, खुद से वादा करिए कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगी। घंटे फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी मैटर करती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक हल्की सी रिक्वेस्ट है जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने डाली थी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एज मच एज पॉसिबल। आपकी वजह से ही मेरा चैनल अभी तक इतना ग्रो किया, इतना बड़ा है। ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष इसका नाम इसीलिए है क्योंकि मैं आप सबके साथ ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है। और अ, अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम आगे बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग सेशंस लाएंगे, पॉडकास्ट लाएंगे, और जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स को, जो मेरे कलीग्स हैं IISc में, IIT में, AMU में, या कहीं पे R&D साइंटिस्ट हैं, कहीं पे PhDs हैं, उनको भी मैं लाऊंगा अपने सेशंस में ताकि आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिल सके। तो थैंक यू सो मच, और लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और डिस्कस करते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे साथ साथ अपने साथ साथ मेरा भी थोड़ा भला कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे माइक्रोबायोलॉजी के सेशन में। टेक केयर।